नक्शा नवीस का घर भाग 2। ज़्यादातर नतीजे अकादमिक और पेचीदा थे और उनमें सीमावर्ती इलाकों के भू राजनीति पर चर्चा की गई थी, लेकिन एक नतीजा एक ऐसा शोध पत्र था जिसे वेरस ने खुद 1999 में एक छोटी सी पत्रिका में प्रकाशित किया था। एक ऐसी पत्रिका जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। उस शोध पत्र का शीर्षक था नक्शे में दर्ज जगहों पर किसी गैर मानव की लगातार मौजूदगी के प्रत्यक्ष प्रमाण। उसे उस शोध पत्र की एक पीडीएफ मिल गई। उसका सारांश बहुत ही सधी हुई और अकादमिक भाषा में लिखा गया था। उसमें ढेर सारे फुटनोट्स के साथ बेरस के इस तर्क का जिक्र था कि कुछ खास भौगोलिक जगहों में एक तरह की पारगम्यता होती है, यानी वे किसी इकाइयों के आने जाने के रास्ते होते हैं जिनका भौतिक दुनिया से कोई पारंपरिक रिश्ता नहीं होता, और यह कि अगर कोई व्यक्ति काफ़ी सब्र के साथ उन जगहों का अवलोकन करे तो समय के साथ साथ वह इन इकाइयों को नक्शे पर भी उतार सकता है। उस शोध पत्र का जिक्र सिर्फ 2 बार किया गया था और वे दोनों ही जिक्र बेरस ने खुद ही किए थे। डेलिया ने अपना लैपटॉप नीचे रख दिया। वह ऊपर वाले छोटे कमरे की उस खिड़की के बारे में सोचने लगी जिसका मुंह घर के बगल वाले अहाते की ओर था और जहां से 2 ब्लॉक पूर्व में ग्लेनवुड पर बने प्राइमरी स्कूल का नज़ारा साफ दिखाई देता था। वह ऊपर गई और उस ड्राफ्टिंग टेबल, नक्शा बनाने वाली मेज को देखने लगी। मेज की सतह पर एक हल्का सा निशान बना हुआ था, सालों तक लगातार काम करने की वजह से पड़ा एक दबाव का भूतिया निशान, जो तब और भी साफ दिखाई देने लगा जब उसने उस नक्शे की धुंधली सी रूपरेखा को ध्यान से देखा जिसे वह कुछ देर पहले ही नीचे ले गई थी। इसका मतलब था कि वह यहीं ऊपर बैठकर काम किया करता था। वह इस मेज पर बैठा था जहां से इस खिड़की के पार का नज़ारा दिखता था, और वह दिन ब दिन, साल दर साल अपना नक्शा बनाने में जुटा रहा। ड्राफ्टिंग मेज के ठीक सामने एक स्टूल रखा था। स्टूल के पायों की रगड़ से लकड़ी के फर्श पर छोटे छोटे निशान बन गए थे। स्टूल के ठीक सामने आंखों की सीध में वह खिड़की थी। वह उस स्टूल पर बैठ गई। उसने खिड़की के पार देखा। उसे घर के बगल वाला आंगन, पड़ोसी की बाड़ और वह शांत सी रिहायशी सड़क दिखाई दे रही थी। 2 ब्लॉक पूरब की ओर, जहां तक उसकी नज़र नहीं पहुंच पा रही थी, एक स्कूल था। उसे एहसास हुआ कि वह लगभग 20 मिनट से वहीं बैठी है और उसकी नज़र खिड़की से हटी ही नहीं है, या यूं कहे कि पूरी तरह हटी नहीं है, क्योंकि उसके आँखों के कोनों से उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि आंगन के किसी कोने में कुछ हलचल हो रही है, और वह बार बार उस तरफ मुड़कर देखने से खुद को रोक रही थी। आखिरकार वह मुड़ी। वहाँ कुछ भी नहीं था, बस वह बाड़ थी, अक्टूबर की सूखी घास थी और पड़ोसी की छत पर बैठा एक कौवा था जो छत की टाइलों से रगड़कर अपनी चोंच साफ कर रहा था। वह सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गई। उसने दराज खोली। उसने उस नक्शे को देखा। नक्शे के निचले बाएं कोने में, जिस पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, एक छोटा सा चौकोर बना था जिसे किसी भूली बिसरी क्लास की याद दिलाता हुआ एक शब्द उसके जहन में उभरा, कारतूस। और उस कारतूस के भीतर बेरस की अपनी लिखावट में एक शीर्षक और एक तारीख लिखी थी। शीर्षक था, जो कुछ मैं पक्का कर पाया हूँ। तारीख उसके गुजरने से ठीक 6 महीने पहले की थी, और उस कारतूस के ठीक बगल में बने हाशिए पर मानो उसे बाद में अचानक कोई विचार आने पर जोड़ा गया हो, या शायद एक चेतावनी के तौर पर, या फिर शायद उस पूरे नक्शे की सबसे अहम बात के तौर पर कुछ शब्द लिखे थे। उन्होंने इस दस्तावेज पर अभी तक ध्यान नहीं दिया था। कृपया जिन जगहों पर निशान लगे हैं वहां इस दस्तावेज को खोलकर ना देखें।
डेलिया ने रसोई के उस मेज की ओर देखा जहां वह बैठी हुई उस नक्शे को देख परख रही थी। उसने सोचा कि इस वक्त वह कहाँ बैठी है। उसने उस नक्शे के दिए हुए संकेतों, प्रतीकों और उस जगह के बारे में सोचा जिसका पता उसने लगाया था, यानी 2 ब्लॉक पूरब की ओर। और अगर और भी बारीकी से सोचे तो उसने इस बारे में सोचा कि उसने उस जगह का पता आखिर कैसे लगाया था। उसने सोचा कि अपना संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट ढूंढने के लिए उसने शुरुआत कहाँ से की थी। उसने सोचा कि दिशा तय करने के लिए उसने किस जगह को एक ऐसे निशान, लैंडमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया था जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सकती थी। उसने फिर से नक्शे को देखा और इस बार उसे वह तुरंत मिल गया। पहले वह उसे कैसे देख नहीं पाई थी। ठीक ग्रिड के बीच में जहाँ संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए, वहाँ एक छोटा सा निशान था जिसे उसने पहले नहीं देखा था या शायद देखना ही नहीं चाहा था। वही चौकोर निशान जिस पर वही छोटा सा झंडा बना हुआ था। नक्शे के संकेत सूची में लिखी बात उसे बिना देखे ही याद आ गई। एक ऐसी जगह जहां उनमें से कोई एक रहता है। नक्शे के ठीक बीच में लिखा था ग्लेनवुड एवेन्यू वाला स्कूल नहीं था, बल्कि वह यही घर था। उस रात उसने क्लीवलैंड में रहने वाली अपनी बहन को फ़ोन किया और 2 घंटे तक इधर उधर की बेकार बातें करती रही। फिर टीवी चालू छोड़कर ही वह सोफे पर सो गई। ऐसा उसने अपने बचपन के बाद से कभी नहीं किया था। अगली सुबह नक्शा ठीक उसी जगह पर रखा था जहां उसने उसे छोड़ा था। घर में पूरी तरह सन्नाटा पसरा था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह की उस साफ सुथरी रोशनी में उसे कुछ कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने कॉफ़ी बनाई। उसने खड़े खड़े ही कॉफ़ी पी। उसने उस दराज की ओर देखा जहाँ नक्शा रखा था और सोचने लगी कि एक समझदार इंसान ऐसी स्थिति में क्या करता। एक समझदार इंसान तो उसे फेंक ही देता। हाँ, उसने दराज खोली। उसने एक पल के लिए ऊपर वाले स्टूल और उसके घिसे हुए निशानों और खिड़की और उन सालों के बारे में सोचा जब वह बेरस उस टेबल पर बैठा था। उसने सोचा कि ऐसे सब्र की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने सोचा कि कोई आदमी इतना सब्र कैसे कर पाएगा कि वह इसकी कीमत चुकाए। उसने प्लेटफॉर्म पर बेंच के बारे में सोचा जो गर्म थी जबकि उसे ठंडा होना चाहिए था। और फिर उसने सोचा नहीं, वह नहीं थी। वह कुछ ऐसा था जो उसने पढ़ा था। वह ट्रेन में नहीं चढ़ी थी। वह यहाँ गाड़ी चलाकर आई थी। वह हमेशा गाड़ी चलाती थी। क्या वह नहीं करती थी? उसने नक्शा वापस दराज में रख दिया। वह काम पर चली गई। उसने साफ साफ लिखा, वह एकदम सही थी। वह ऊपर नहीं गई। दोपहर तक उसने अपना लैपटॉप किचन टेबल पर रख दिया, खिड़की के तरफ, पूरब की तरफ। उसने खुद से कहा कि यह बेहतर रोशनी है। उसने खुद से कहा कि वह देख नहीं रही है। 4 बजे तक उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया था। अब ये कहानी ख़त्म होती है। थैंक्स।